हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुम्हें पता है, साल 1884 के नवंबर के न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐसा आर्टिकल छपा था जिसे देखकर कॉमन लोग तो छोड़ो, वैज्ञानिक तक हक्के बक्के और चक्के रह गए। उसमें लिखा था कि एक वेल नोन स्विस एस्ट्रोनॉमर आंट ने एक क्यूब शेप का ग्रह ढूंढ के निकाला है जो नेपट्यून और प्लूटो के बीच में राउंड मार रहा है। पर एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी कहा कि वहां पर कोई भी फॉरेस्ट या फिर पार्क्स या फिर गार्डन्स मौजूद नहीं है। मतलब सीधी भाषा में पेड़ पौधे मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये भी होगा ना कि ऑक्सीजन भी वहां पे शायद नहीं होगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो किसी भी जीव का वहां पे पनप पाना तो नामुमकिन हो जाएगा। और इसीलिए ये डिस्कवरी 1884 में ही दब गई। उसके लगभग 100 साल बाद 1984 के नवंबर में एक एस्ट्रोनॉमर ने एक ऐसे ही मिस्टीरियस सा ग्रह ढूंढ के निकाला। और ये एस्ट्रोनॉमर काफी मिस्टीरियस सा था क्योंकि जो थियरी उसने पुट फोर्थ की थी वो काफी पेचीदा सा थी। उसके हिसाब से इस ग्रह में एलियंस रहते थे, और तो और उसने ये भी कहा था कि उस ग्रह में जितने भी पहाड़ है वो हमारे माउंट एवरेस्ट से एटलीस्ट 400 गुना ज्यादा विशाल है। और चलो हाइपोथेटिकली यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन जब उसने वहां पे रहने वाले एलियंस के डायग्राम्स रियल में बना के दिखाए तब तो लोग बौखला गए। हालांकि ये एस्ट्रोनॉमर था कौन, ये आज तक रिवील नहीं हुआ कि वो पर्दों के पीछे से ही ये सब कर रहा था। बट फॉर द सेक ऑफ साइंस हम इस पॉसिबिलिटी को भी ऐसे ही नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्या साइंटिफिकली आपके हिसाब से ये पॉसिबल है कि क्यूब शेप का प्लैनेट हो और उसमें कुछ इस तरह की एलियन लाइफ मौजूद हो? क्या विज्ञान के सिद्धांत जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स या लॉज ऑफ ग्रेविटी ये चीज को पॉसिबल बना भी सकते हैं? वेल फ्रेंड्स, इसका जवाब जानने के बाद आपको बहुत ही मजा आने वाला है और इस सफर में आप बहुत कुछ नया सीखने भी वाले हो। सो बिल्कुल बने रहना इस वीडियो के अंत तक। और चलिए निकल चलते हैं हमारे सारे सवालों के जवाब ढूंढने। सो फ्रेंड्स, चलो ये देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अगर कोई क्यूबिकल प्लैनेट सच में मौजूद है, या फिर इवन फॉर दैट मैटर अगर हमारी पृथ्वी ये क्यूब की शेप में होती तो क्या होता? वेल, हमें एक तरीके से समझना है कि इस शेप में सच्ची में एलियन लाइफ फॉर्म हो पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पर जीवन के पनपने की क्या शंका आशंका है, चलिए जानते हैं। सो अगर कोई क्यूबिकल ग्रह यानी कि 6 साइड्स वाला ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, या फिर हमारी पृथ्वी अगर क्यूब शेप की है, तो फिर जाहिर सी बात है उस पर भी हमारे सारे वही फिजिक्स के लॉज भी एप्लीकेबल होंगे, है ना? और जैसे कि हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स वेयर? सेंटर। मतलब अगर हम सिर्फ उस ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स को ही कंसीडर करें तो हमें यह समझेगा कि इसके जो 6 फेसेस हैं, उन फेसेस का सेंटर क्यूब के सेंटर से काफी नजदीक होगा एज कंपेयर टू क्यूब के एजेस एंड कॉर्नर्स। और इसीलिए एक फेस के सेंटर में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम एजेस की तरफ बढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पुल धीरे धीरे कम होते जाएगा। मतलब आसान भाषा में समझ रहे हो, तुम्हारा वेट हर एक फेस के सेंटर में ज्यादा होगा और एजेस पर कम होते चला जाएगा। अच्छा, समझ में नहीं आया तो वापस से एक बार समझाता हूँ। देखो, वेट का फॉर्मूला है वेट इज इक्वल टू mg, जहां हमें ये क्लियरली नजर आ रहा है कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। मतलब अगर ग्रेविटी बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, और अगर ग्रेविटी घटेगी तो वेट भी घटेगा। बट अब आएगा एक ट्विस्ट। जब तुम फेस के सेंटर से एज की तरफ चलना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें हमेशा ऐसा फील होगा जैसे तुम एक पहाड़ चढ़ रहे हो, और अगर तुम एज से सेंटर की ओर आओगे तो तुम्हें ऐसा फील होगा मानो तुम एक पहाड़ उतर रहे हो। अजीब सा लोचा है ना? बट ये भी ग्रेविटेशन की वजह से ही संभव हो पाता है। एकदम बच्चों की पपलू भाषा में बताऊं तो ग्रेविटी हमेशा परपेंडिकुलर ही एक्ट करती है किसी भी चीज पर, और उसे टुवर्ड्स सेंटर खींचती है बाबा। पर अब क्यूब शेप में क्या होगा, वो तुम्हें हमेशा क्यूब के सेंटर में खींचेगी। एक बार सुनना अच्छे से, सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ एनी फेस नहीं। और इसीलिए जब तुम सेंटर ऑफ फेस से एजेस की ओर बढ़ना स्टार्ट करोगे, ग्रेविटी तुम्हें पीछे एंड नीचे की डायरेक्शन में खींचेगी, और इसीलिए तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम जैसे एक पहाड़ उतर रहे हो। अब ये सब तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें मेरी इंट्रो वाली वो बात याद है? शायद एक साइंटिस्ट ने कहा था कि उस ग्रह में माउंट एवरेस्ट से 400 गुना ज्यादा विशाल पहाड़ है। पर क्या इतने विशाल पहाड़ होना एक ऐसे स्ट्रक्चर में संभव है? आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर इतने विशाल पहाड़ एक ग्रह में है तो
तो हमें तो हमेशा ऐसा ही लगेगा कि हम एक विशाल पहाड़ों के एक कटोरे जैसे एरिया में रह रहे हैं। अगर नहीं समझ रहा ना कैसे, तो मैं समझाता हूँ। जैसे कि हमने पहले भी बात किया था कि हर कोई एक फेस के सेंटर में ग्रेविटी मैक्स होगी, और इसी वजह से भी जितने भी ओशंस हमारे प्लैनेट पे मौजूद होंगे उनका पानी हर एक फेस के सेंटर में अट्रैक्ट हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ कोर्स। और मतलब अगर स्पेस से हमारी पृथ्वी को देखा जाए तो बॉस ये कुछ ऐसे दिखेगी, जो क्यूबिक है ऑब्वियसली, और हर एक फेस के सेंटर में ब्लू बड़े बड़े स्पॉट्स है, बिल्कुल सेम एज अ डाइस, राइट, जिसके फेस पे एक वाला डॉट छपा है। बट अब एक प्रॉब्लम है, अगर सारा पानी सेंटर में ही अट्रैक्ट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि जो फ्रेश वाटर हम पीते हैं वो ओशन के खारे पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, है ना। और इसीलिए सेंटर के अलावा लाइक लिटरली कहीं पर भी नहीं एक बूंद पानी का भी मिलेगा। मतलब न तालाब, न नदियां, न पॉन्ड्स, न झरने, न कोई भी फ्रेश वाटर बॉडीज, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये देखकर बॉस सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्यूबिक किस्म के अर्थ में पीने के पानी के जरूर बांधे हो जाएंगे। पर यूं में से कि समुद्र में तो पानी है, तो किसी और किस्म के जीव के पनपने के चांसेस तो काफी हाई हो जाएंगे, जैसे कि मछलियां या कोई भी एक्वेटिक लाइफ। सो यस, दैट्स राइट। बट फ्रेंड्स, हमने इसके पहले वाले केस का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि हमें ऐसा क्यों महसूस होगा कि हम एक कटोरे में रह रहे हैं बड़े बड़े पहाड़ होने की वजह से। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सेंटर ऑफ फेस से एजेस की ओर बढ़ेंगे तो जमीन की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यादा ग्रेविटी मौजूद नहीं है नीचे जो जमीन को नीचे खींचे। और इसीलिए जब तक हम किसी भी क्यूबिक फेस के एज तक पहुंचेंगे वो जमीन इतना हाइट तक बढ़ गया होगा कि लाइक लिटरली वो हमारे माउंट एवरेस्ट से 400 गुना ज्यादा हाइटेंड हो गया होगा। मतलब भाई, इन माउंटेन्स की चोटियां सीधा स्पेस में जमीन से निकलती है। और इसीलिए जब भी हम किसी भी क्यूबिक फेस के सेंटर से एज की ओर दिखेंगे तो हमें चारों तरफ सिर्फ आसमान से भी ऊपर जाते हुए पहाड़ ही दिखेंगे, और इसकी वजह से हमें हमेशा ऐसा ही लगेगा कि हम किसी पहाड़ों के एक बड़े से कटोरे में आ गए। सो अब चलो, ये तो बात हो गई पानी और माउंटेन्स की इन अ क्यूब शेप्ड प्लैनेट। पर क्या तुम मेरे ये बात पे भी यकीन करोगे कि हमारे क्यूबिकल पृथ्वी पे मैक्सिमम पार्ट ऐसा होगा जहां हम बिना स्पेस सूट के नहीं जा पाएंगे? बिल्कुल, आई एम नॉट इवन किडिंग। अपने ही पृथ्वी पर घूमने के लिए आपको स्पेस सूट लगेगा। नहीं समझा? चलो सिंपल करके समझाता हूं। देखो, अभी हमारी इस नॉर्मल सी पृथ्वी में आज जो एटमॉस्फेयर है वो हर जगह पे इक्वल इसीलिए है क्योंकि हर जगह से ग्रेविटेशन भी इक्वल है। बट क्यूबिकल प्लैनेट में ऐसा नहीं होगा। सेंटर ऑफ फेस के वहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी, और इसीलिए क्यूब शेप्ड ग्रह या फिर क्यूब शेप्ड पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर हर एक फेस के सेंटर में एक बड़ा सा बबल बना लेगा, जिसके अंदर हम या कोई और जीव पनप पाएगा। पर अगर किसी भी जीव ने उस बबल के बाहर जाने की कोशिश की, या कह सकते हैं जरूरत भी की, तो उसे स्पेस सूट पहनना कंपलसरी होगा। क्योंकि जब प्लैनेट के उस पार्ट में एटमॉस्फेयर ही मौजूद नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम स्पेस से डायरेक्ट कांटेक्ट में ही आ जाओगे। और अगर तुम स्पेस के हार्मफुल रेडिएशंस, अपने बॉडी के प्रेशर और ऑक्सीजन के लेवल्स को मेंटेन करने के लिए स्पेस सूट नहीं पहने, तो तुम्हारी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी, एंड दैट वुड इमीडिएटली लीड टू डेथ। बट अब में भी बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई गौरव, अगर बीच में पानी है, एजेस पे सिर्फ पहाड़ है और एटमॉस्फेयर भी लिमिटेड है, तो हमारे पास रहने के लिए कितनी जगह बच रही है जहां पर हम शांति से सांस ले पाए? वेल, जिस जीनियस लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया, वेरी स्मार्ट, मुझे पता था किसी ना किसी के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और इसीलिए मैंने कुछ खुफिया सूत्रों की मदद लेकर कुछ वैज्ञानिकों के पास से कैलकुलेशंस करवा लिए। और उनके मुताबिक सेंटर में जो ओशन मौजूद होगा ना, वो कुछ 4000 किलोमीटर्स में फैला होगा, और ये ओशन हर एक फेस में होगा। और जो एटमॉस्फेयर का बबल होगा उसकी ऊंचाई होगी 100 किलोमीटर्स, और वो पूरे के पूरे ओशन को कवर तो जरूर करेगा, पर उसके अलावा भी वो ओशन के आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर्स का ही एरिया कवर करेगा। सो ये तो वही बात हो गई, आगे कुआं और पीछे खाई। ना ही हम पानी में रह सकते हैं और ना ही पानी के बाहर। सिर्फ 10 किलोमीटर का एरिया है, और अगर हमें इसके बाहर जाना है तो हमें स्पेस सूट की जरूरत पड़ेगी। सो भाई, अभी थोड़ा कैलकुलेशन लगा लो। हमारे पृथ्वी की जनसंख्या 780 करोड़ है, और ये क्यूबिक ग्रह के हर एक फेस पे हमें सिर्फ 1,56,315 किलोमीटर का एरिया ही मिलेगा, जिसमें हमें इतने सारे लोगों को फिट करना होगा। और अगर हम सिर्फ अपने ह्यूमंस की बात करें तो भी एक बार ठीक है, मगर इस ग्रह में और एनिमल्स को भी मिलाकर
फिट नहीं किया जा पाएगा। यहाँ पर ना तो फॉरेस्ट होंगे, ना जंगल्स, ना पार्क्स और ना इवन गार्डन्स, क्योंकि एक तो वैसे ही इतने छोटे एरिया में इतने सारे लोग कैसे रहेंगे, वही प्रॉब्लम, और उसमें से अगर फॉरेस्ट या गार्डन्स लगा दिया जाए तो इतनी जगह वेस्ट करना हमारे लिए फीजिबल नहीं बन पाएगा। बट अगर हम फॉरेस्ट या जंगल जैसी इंपॉर्टेंट चीजें हटा दे तो बॉस ऑक्सीजन कहां से प्रोड्यूस होगा, और अगर ऑक्सीजन का कंटिन्यूस प्रोडक्शन नहीं होगा तो धीरे धीरे करके हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का नामो निशान मिट जाएगा। और फिर तो कितना भी बड़ा एटमॉस्फेयर हो या ना हो, क्या फायदा जब हम वहां पर सांस ही नहीं ले सकते। मतलब ऐसे क्यूबिकल प्लैनेट में कोई भी जीव सिर्फ लिमिटेड समय के लिए ही जी सकता है। ऐसे प्लैनेट में जीवन काफी नामुमकिन सा है, बट फिर भी चलो हाइपोथेटिकली ही ये कंसीडर करते हैं कि आज अगर हमारी पृथ्वी क्यूब शेप की है तो सबसे बड़ा खतरा आज के जनरेशन को किस चीज का है? वेल, आप यकीन नहीं करोगे बट आज की जनरेशन इंटरनेट नहीं यूज कर पाती और आप ये वीडियो देख नहीं पा रहे होते। वेल, सीरियसली बता दो कैसे। हम जब भी कोई टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऊपर स्पेस में भेजेंगे वो सिर्फ कुछ ही देर के लिए सरवाइव कर पाएगा और फिर नष्ट हो जाएगा। और ये कैसे होगा अगर आपको नहीं पता तो मैं समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे कि हमें पता है हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है और इसी वजह से वो जो लंबे लंबे पहाड़ थे जो मैंने कहा था स्पेस तक लंबे होंगे, वो कभी भी हमारे सैटेलाइट से टकरा जाएंगे और नतीजन हमारे सैटेलाइट को चकनाचूर कर देंगे। अब कोई आप में से बोलेगा कि हम सैटेलाइट को उन पहाड़ के हाइट से ऊपर सेट कर सकते हैं ना? वेल फ्रेंड्स, थिंक अगेन। वो पहाड़ की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 400 गुना ज्यादा है। अगर हम कोई सैटेलाइट को इतना ऊपर भेजेंगे स्पेस में तो हमारा खुद का ही उस सैटेलाइट पर कंट्रोल हट जाएगा, क्योंकि वो अर्थ या उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर हो जाएगा। मतलब आसान भाषा में एक फेस वाले दूसरे फेस वालों से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही वहां पे इंटरनेट होगा। मतलब गलती से अगर तुम्हारा कोई रिलेटिव या तुम्हारा कोई प्यारा कोई दूसरे फेस में रह रहा है तो भूल जाओ, तुम उनसे कभी भी नहीं मिल पाओगे, क्योंकि एक फेस से दूसरे फेस में जाने तक का सफर वुड बी इक्वल टू स्पेस ट्रैवल। एक छोटी सी ज्योमेट्रिकल बदलाव से इतना बड़ा परिणाम हो जाता है ना, काफी वियर्ड। और इसी के साथ ये सारी थियरीज जो हमने आज डिस्कस की उन पे जरा गौर करें तो हमें ये सबसे ये पता चलता है कि हमारे प्रेजेंट ब्रह्मांड में किसी भी प्लैनेट का क्यूबिक शेप का होना नामुमकिन है। पर फिर उन दोनों साइंटिस्ट का क्या जिन्होंने क्यूबिक प्लैनेट देखा है? वेल, काफी रिसर्चर्स और स्पेस टेलीस्कोप से अगर हम आज भी नेपट्यून और प्लूटो के बीच में देखते हैं तो हमें एडवांस टेलीस्कोप की मदद से भी आज तक वो ऑब्जेक्ट कभी देखा ही नहीं, और इसीलिए अभी तक उनकी वो डिस्कवरी एक मिस्ट्री ही रह चुकी है। पर फ्रेंड्स, आपके जाने से पहले एक सवाल आपके लिए। काफी सारे साइंटिस्टों ने जो मल्टीवर्स थियरी में बिलीव करते हैं उनका कहना है कि हमारे ब्रह्मांड के जैसे एक अनादर ब्रह्मांड मौजूद है रियल में, और ऐसे कई सारे ब्रह्मांड है, पैरेलल यूनिवर्सेस जिसे हम कहते हैं। पर सिर्फ उन यूनिवर्सेस में फिजिक्स के लॉज अलग हैं, और अगर फिजिक्स के लॉज अलग होंगे तो जाहिर सी बात है ग्रेविटेशन के लॉज भी अलग होंगे। तो क्या तुम्हें लगता है कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स में हमारे पृथ्वी या ऐसे कोई और ग्रह के क्यूब शेप के होने की संभावना है या फिर नहीं? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ, मैं जानना चाहूंगा। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करना मत भूलना। सी यू इन अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।